कभी ऐसा लगा है जैसे किसी की आवाज एक ऐसे सिस्टम से टकरा रही हो जो सुनने को तैयार ही नहीं है? आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी में उतरने वाले हैं जिसने न सिर्फ उस सिस्टम को चुनौती दी, बल्कि उसे बदलने का एक तरीका भी ढूंढ निकाला। और ये कहानी है किशोर की। देखिए, ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये एक बहुत ही पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। एक ऐसा बदलाव जहां एक बेबस, अर्जी लगाने वाला इंसान एक एम्पावर्ड सिटीजन बन जाता है जो जवाबदेही की मांग करता है। ये सफर है एक याचक से एक सशक्त नागरिक बनने का। तो इस सफर का रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे द सिटीजन वर्सेस द सिस्टम। फिर हम देखेंगे कि ये कॉलोनियल हैंगओवर क्या चीज है और इससे कैसे लड़ा गया। इसके बाद बात होगी जानकारी के हथियार की, यानी आरटीआई की। फिर हम जाति, पावर और साइकोलॉजी के एंगल को भी समझेंगे। और आखिर में इन सबको मिलाकर देखेंगे कि नागरिकता का एक नया मॉडल कैसा दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं द सिटीजन वर्सेस द सिस्टम। सोचिए, एक तरफ है किशोर, एक आम नागरिक, और उनके सामने खड़ा है भारत का वो विशाल, पेचीदा और अक्सर अनसुना कर देने वाला ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। पहली नजर में तो ये एक तरफा लड़ाई लगती है ना? लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, किशोर के पास कुछ ऐसा था जो इस खेल के सारे नियम बदलने वाला था। और ये जो पूरी कहानी हम समझ रहे हैं, ये हवाई बातें नहीं हैं। ये एक बहुत ही डिटेल्ड केस स्टडी पर आधारित है। ये स्टडी इसी चीज को एनालाइज करती है कि कैसे एक अकेला नागरिक सिस्टम को जवाबदेह बना सकता है, मतलब बॉटम अप अकाउंटेबिलिटी को सच कर सकता है, जहां पावर नीचे से ऊपर की तरफ सवाल करती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, फाइटिंग द कॉलोनियल हैंगओवर। किशोर की लड़ाई को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा, क्योंकि आज भी भारत के सिस्टम पर एक पुराना साया मंडराता है, जिसे कहते हैं औपनिवेशिक हैंगओवर। तो ये कॉलोनियल हैंगओवर है क्या चीज? देखिए, ये वो मानसिकता है जो हमें अंग्रेजों के जमाने से विरासत में मिली है, जहां सरकारी अधिकारी मालिक या माई बाप की तरह बर्ताव करते हैं और आम नागरिक एक नौकर या अर्जी लगाने वाले की तरह। वो भूल जाते हैं कि वो जनता के सेवक हैं, शासक नहीं। और ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक तरफ है माई बाप कल्चर, जहां नागरिक सेवाओं के लिए भीख मांगता है, सारी पावर अधिकारी के पास होती है। और दूसरी तरफ है ग्राहक मालिक का रिश्ता। यहां नागरिक अपने हक की मांग करता है और पावर अब वो जवाबदेही से बैलेंस होती है। ये सिर्फ सोच का फर्क नहीं है, ये पूरे पावर इक्वेशन को सिर के बल खड़ा कर देता है। और किशोर ने इस ग्राहक मालिक वाली सोच को सिर्फ कागजों पर नहीं रखा, उसे असल जिंदगी में इस्तेमाल किया। एक किस्सा है, कोविड लॉकडाउन के दौरान उन्होंने देखा कि कुछ बेचारे मजदूर बिना खाने पीने के फंसे हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया? किसी छोटे मोटे अधिकारी को फोन नहीं किया, नहीं, उन्होंने सीधा स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को फोन लगाया और एक नागरिक मालिक के तौर पर एक्शन की डिमांड की। सोचिए जरा। चलिए, अब बात करते हैं उस हथियार की जिसने सब कुछ बदल दिया। क्योंकि सिर्फ सोच बदलना काफी नहीं होता है ना, आपको एक टूल भी चाहिए। और किशोर को वो टूल मिला, सूचना के अधिकार, यानी आरटीआई एक्ट के रूप में। और ये सफर शुरू कैसे हुआ? एक किताब से। किशोर ने टूटी फूटी भाषा में आरटीआई एक्ट के बारे में पढ़ा। फिर उन्होंने इसका पहला इस्तेमाल किया एक स्टूडेंट की मदद करने के लिए जिसकी मार्कशीट महीनों से अटकी हुई थी। अब देखिए, जैसे ही उन्होंने आरटीआई डाली, अधिकारी बौखला गए, उन्हें धमकाया भी गया। आखिर उनसे सवाल पूछने की हिम्मत कैसे हुई किसी की? पर किशोर डटे रहे और नतीजा, वो मार्कशीट जारी हो गई। बस उसी पल किशोर को समझ आ गया था कि उनके हाथ में क्या जबरदस्त ताकत आ गई है। और केस स्टडी इसी बात को हाईलाइट करती है कि आरटीआई एक्ट एक शक्ति गुणक बन गया, एक फोर्स मल्टीप्लायर। मतलब ये सिर्फ एक इंसान की एक समस्या को नहीं सुलझाता, नहीं, ये एक अकेले इंसान की आवाज को इतना बुलंद कर देता है कि वो पूरे सिस्टम पर दबाव बना सके। और ये कोई एक बार की जीत नहीं थी, ये एक पैटर्न बन गया था। आप इस टेबल में देखिए, यूनिवर्सिटी की मार्कशीट हो जो एक हफ्ते में आ गई, 2 साल से अटकी एमए की डिग्री हो जो घर पे डिलीवर हुई, ज्यादा बिजली का बिल हो या कोई लाइसेंस, अलग अलग समस्याएं, लेकिन एक ही नतीजा, सफलता। ये दिखाता है कि ये रणनीति वाकई काम करती है। तो अब तक हमने सिस्टम से लड़ाई की बात की, लेकिन एक और लड़ाई थी जो किशोर लड़ रहे थे। एक ऐसी लड़ाई जो सरकारी दफ्तरों की फाइलों में नहीं, बल्कि लोगों के दिमाग में लड़ी जाती है। ये लड़ाई है जाति, पावर और साइकोलॉजी की। ये वो अदृश्य जंग है। और इस लड़ाई को समझने के लिए हमें एक टर्म समझना होगा, जाति आधारित सूक्ष्म आक्रामकता, यानी कास्ट बेस्ड माइक्रो एग्रेशंस। ये क्या होता है?
ये वो छोटे छोटे रोजमर्रा के ताने या ऐसा व्यवहार होता है जो सीधे सीधे तो हमला नहीं लगता, लेकिन किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर नेगेटिव या नीचा महसूस कराता है। इसका एक बहुत ही चौंकाने वाला उदाहरण केस स्टडी में दिया गया है। एक डॉक्टर ने जब उन्हें पता चला कि लेखक की पत्नी दलित हैं तो कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि दलित औरतें इतनी सुंदर होती हैं। अब सुनने में यह तारीफ लग सकती है, पर सोचिए इसके पीछे की मानसिकता क्या है। ये पहले से मानकर चलना कि एक समुदाय के लोग सुंदर नहीं हो सकते, यही है सूक्ष्म आक्रामकता। या फिर उस हॉस्टल का केस देखिए जहां लेखक को स्टूडेंट मॉनिटर होते हुए ऐसे नियम लागू करवाने पड़ते थे जो दलित छात्रों को अलग रखते थे। यहां तक कि खाने के लिए भी उनकी लाइन अलग होती थी। मतलब ये सिर्फ किसी एक इंसान की सोच नहीं थी, ये भेदभाव पूरे इंस्टीट्यूशन के स्ट्रक्चर में ही बसा हुआ था। तो फिर इन मनोवैज्ञानिक लड़ाइयों से कोई कैसे जीतता है? इसका जवाब है साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट में। यहां देखिए, एक होता है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, मतलब ये मानना कि आपकी जिंदगी को बाहरी ताकतें कंट्रोल कर रही हैं, किस्मत या दूसरे लोग। इसका नतीजा होता है लाचारी। लेकिन दूसरी तरफ है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, मतलब ये मानना कि नहीं, मैं अपनी जिंदगी की दिशा तय कर सकता हूं, मेरे एक्शन से फर्क पड़ेगा। और किशोर की सबसे बड़ी जीत यही थी, उन्होंने इस मानसिकता को अपनाया। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, अ न्यू मॉडल फॉर सिटीजनशिप। मतलब किशोर की इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर ये एक पूरा ब्लूप्रिंट है, एक नया मॉडल है? चलिए इसे समझते हैं। तो ये एम्पावर्ड सिटीजन मॉडल 4 पिलर्स पर टिका है। पहला, ज्ञान, यानी अपने अधिकारों, कानूनों और सिस्टम को एक्टिवली सीखना। दूसरा, प्रमाण, आरटीआई जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके फैक्ट्स और सबूतों पर आधारित केस बनाना। तीसरा, रणनीति, सही काम के लिए सही टूल चुनना। और चौथा और शायद सबसे जरूरी, लचीलापन, मतलब मुश्किलों और रुकावटों के बावजूद डटे रहने की मनोवैज्ञानिक शक्ति। और एक बात समझना बहुत जरूरी है, इस सबका मकसद आक्रामकता या टकराव पैदा करना नहीं है। मकसद है स्टेट के साथ अपने रिश्ते को ही रीडिजाइन कर देना, एक ऐसा रिश्ता बनाना जो आपसी जवाबदेही पर टिका हो। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर एक अकेला नागरिक सिस्टम के साथ अपने रिश्ते को फिर से डिजाइन कर सकता है, तो क्या होगा अगर ये बड़े पैमाने पर होने लगे? क्या होगा अगर बहुत सारे नागरिक ऐसा करने लगे? ये सवाल सोचने वाला है।